हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल विमलीज कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम सीटेट 2021 जो आपका पेपर दोस्तों जनवरी में हुआ था उसके बाल विकास में CDP के 30 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों ये हमारी दोस्तों दूसरी क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने CDP के 30 प्रश्न कराए थे जो 2019 में हुआ था पेपर दोस्तों आप लोगों का सीटेट का। हमारी ये पहली क्लास थी दोस्तों, ये हमारी दूसरी क्लास है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हम सीटेट के लिए 15 क्लास CDP मीन्स बाल विकास की दोस्तों लेंगे। अगर इन 15 से 16 क्लास को दोस्तों अगर आपने अच्छे से देख लिया दोस्तों तो जो सीटेट 2023 जो आपका अगस्त में होने वाला है उसमें दोस्तों हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि वहाँ पे आप जो है CDP के 30 प्रश्नों में ये तो मान के चलिएगा कि 25 प्लस तो आराम से कर लेंगे सिर्फ इन 15 क्लास से। दोस्तों सीटेट की आप तैयारी कर रहे होंगे, सीटेट की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि जब तक आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को या जिसे आप मॉडल्स पेपर या अनसॉल्व पेपर कहा जाता है, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों तब तक आप सीटेट में बढ़िया स्कोर मीन्स नहीं कर सकते दोस्तों। तो सीटेट में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको दोस्तों सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग विमलीज कोचिंग क्लासेस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों आइए देखते हैं सीटेट 2021 सीटेट 2021 में जो आपका जनवरी में पेपर हुआ था उसके CDP के दोस्तों 30 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए और साथ में ऑप्शंस भी पढ़िए, लेकिन दोस्तों आप हमसे पहले आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये हमारा पहला पोर्शन पार्ट 1 में दोस्तों आपसे CDP का ही पोर्शन पूछा जाएगा बाल विकास का। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चंस जो होगा दोस्तों आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। तो आइए हम हिंदी लैंग्वेज को देखते हैं। ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक खेल के क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते ही नहीं हैं। पिता का यह कथन। पहला ऑप्शन दोस्तों आप लोग बताइएगा, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, क्या यह सही होगा? या लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, या ये सही होगा? या लैंगिक भेदभाव को कम करता है? या चौथा ऑप्शन है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। दोस्तों आपको पता होगा कि आपके सीटेट के एग्जाम में जेंडर से, ठीक है दोस्तों, जेंडर से जो है ये तो मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, लैंगिकता से 2 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। देखिए चुनौती देता है, देखिए सीटेट में दोस्तों नेगेटिव वाले ऑप्शंस जो होते हैं वो इनकरेक्ट होते हैं, गलत होते हैं, ये भी गलत हो गया। भेदभाव को कम करता है, ये भी असमानता को दिखा रहा है, ये भी नहीं करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो सीटेट के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में मीन्स प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहा है। आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तीसरा है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। और चौथा है दोस्तों आपका विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, यही तीसरा ऑप्शन सही होगा। यदि दोस्तों किसी ऑप्शन में अवसर, मौका इस प्रकार का शब्द प्रयोग हो रहा है तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा अवसर, ठीक है, वो ऑप्शन करेक्ट ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा रहा स्क्रीन पे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन है।
कह रहे हैं कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला देती है। लेव वाजगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। और तीसरा है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। और चौथा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। दोस्तों तो देखिए सीटेट में दोस्तों होता क्या है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप आसानी से सर्च कर लेते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस आपको लगते हैं कि यही दोनों सही होंगे, लेकिन उनमें से कौन सा सर्च होगा ये थोड़ा सा जटिल होता है दोस्तों। तो यहाँ पे तीसरा का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग सोच लिए होंगे कौन सा आंसर होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों स्क्रीन पे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है ये, ठीक है। कह रहे हैं कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो समाजीकरण की अगर बात की गई है तो इसमें दोस्तों जो परिवार होता है ये हमारा होता है प्राथमिक कारक, और जो विद्यालय होता है दोस्तों वो द्वितीय कारक होता है। क्योंकि जो दोस्तों बच्चों का जो स्कूल है, जो प्राथमिक विद्यालय होता है वो परिवार ही होता है, ठीक है। परिवार ये प्राथमिक विद्यालय होता है, ठीक है, प्राथमिक कारक होता है। और विद्यालय जो होता है वो द्वितीय कारक होता है, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों बच्चा जो है परिवार में ही चीजें से सीखता है, ठीक है, बोलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 5 है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है। यहाँ पे देखिए केवल ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा, जिस ऑप्शन में केवल दे दे तो दोस्तों इनकरेक्ट ही माना जाता है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता पर निर्धारित होती है। यह भी एक तरह का दोस्तों निगेटिव आंसर ही शो को हो रहा है। तीसरा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। और दोस्तों चौथा आपका है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। यह भी देखिए नेगेटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, यानी देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। 5 वाले का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में लॉरेंज कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा लॉरेंज कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो वो ये कह रहे हैं कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो दोस्तों यह क्या प्रथा पूर्व है या दर्शाता है, या प्रथागत को दर्शाता है, या उत्तर प्रथागत को दर्शाता है, या अमूर्त संक्रियात्मक को दर्शाता है। तो ये दोस्तों ये प्रथागत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। किस पे जोर देता है आप लोग जल्दी से बताइएगा। सांस्कृतिक उपकरणों पर, या गुणारोपण पर, या अभिप्रेरणा पर, या संतुलीकरण पे। तो दोस्तों ये लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है, इसलिए 7 का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। कह रहे हैं कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, के रूप में वर्णित करते हैं। आप लोग बताइएगा क्या यह मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में वर्णित करते हैं, या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में वर्णित करते हैं, या विकास
या विकास का समीपस्थ क्षेत्र के रूप में वर्णित करते हैं, या स्कीमा या मनोबंध। तो दोस्तों जो 8 का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्कीमा, स्कीमा या मनोबंध। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये दोस्तों रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा रहा। क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण और परिकल्पित निगमनात्मक सोच, या चौथा है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो दोस्तों जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विकास का मुख्य गुण दोस्तों विचार या सोच में केंद्रीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो 9 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, सीटेट के प्रश्नों को बहुत ही आराम और सहजता से पढ़िएगा, उसके ऑप्शंस को पढ़िएगा। अगर एक बार न समझ में आए तो दोबारा उसको पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कह रहे हैं कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल, मैं दोस्तों आपको बताया हूं कि केवल वाले ऑप्शंस तो इनकरेक्ट होते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए तीसरे में विकास केवल बाल्यावस्था, ये भी दोस्तों हो जाएगा इनकरेक्ट, गलत हो जाएगा। और दोस्तों पहले वाले में देखिए विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा विकास बहुआयामी होता है। ठीक है दोस्तों, विकास बहुआयामी होता है, 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रहा, ये आपके स्क्रीन पे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? मीन्स जब बच्चे का जन्म होता है और किशोरावस्था तक, जन्म से देखिए दोस्तों किशोरावस्था तक। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा, पहले सांवेदिक होगा, उसके बाद मूर्त, तब उसके बाद अमूर्त होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 11 का फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, आप हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा मीन्स प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहा है, में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? क्या अधिगम की प्रक्रिया में बाधा? देखिए दोस्तों ये जो निगेटिव आंसर्स वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। देखिए बाधा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड दोस्तों, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो 4th वाला सही हो जाएगा। ये हो जाएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए 12 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर होना चाहिए। समावेशी क्लासरूम की बात कर रहे हैं। पहला है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर या अविभेदी समरूपी निर्देशों पर, या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर, या अलगाव, देखिए अलगाव तो होगा नहीं, इनकरेक्ट हो जाएगा। हर बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। देखिए दोस्तों हमने आपको बताया है अवसर शब्द मिल जाए, मौका मिल जाए, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माने जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 14 कह रहे हैं कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? दोस्तों आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला मंदित छात्र, आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दूसरा है विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, दिव्यांगता। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ये स्क्रीन पे है। कह रहे हैं कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों?
जब सीटेट के दोस्तों नहीं वाले प्रश्न पूछते हैं तो हम लोग अक्सर करके ध्यान ही नहीं देते हैं उसको पढ़ना और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। दूसरा दोस्तों है आपका संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं बनाना, ये भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग ये दोस्तों नहीं होगा। एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और अध्यापक की जटिल संरचनाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। 15 का दोस्तों 4 वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है यहाँ पे, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला है कम परिज्ञानता बोधगम्यता, दूसरा अपसारी चिंतन, तीसरा अति सक्रियता और चौथा असतर्कता। तो 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सेकंड, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहे हैं कि विविध पृष्ठभूमियों की अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, दोस्तों विविध पृष्ठभूमियों की अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, दोस्तों यहाँ पे दिया गया है विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। इनकरेक्ट, गलत दोस्तों। यहाँ पे देखिए विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। दोस्तों देखिए जहाँ पे उदाहरण शब्द का प्रयोग हो, अवसर, मौका, इस तरह का शब्द का प्रयोग हो, समावेशी शिक्षा की बात की जाए दोस्तों, जिसमें बच्चे को एक्टिव दिखाया जाए दोस्तों, वो वाला ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर माना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे दोस्तों। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे हैं कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? कह रहे हैं कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है दोस्तों? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। इनकरेक्ट। देखिए जब आप दोस्तों सीटेट के प्रश्नों को पढ़ना सीख जाएंगे ना अच्छे से दोस्तों, तो आप खुद ही सर्च कर पाएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और तीसरा है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, और चौथा है विद्यार्थियों में डर की भावना। गलत है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19। कह रहे हैं कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ठीक है, मीन्स अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है? दोस्तों आप लोग इसका ऑप्शन हम बता रहे हैं, मीन्स आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। क्या बच्चों को दंड दे करके? इनकरेक्ट, गलत। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। तीसरा है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यंत्रवत याद रख करके, ये भी रट्टा भी नहीं चलेगा, इसलिए 19 का दोस्तों सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा, शर्मिंदगी। दोस्तों शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। आप लोग बताइए, क्या शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, या बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है? दोस्तों शर्मिंदगी जो है बच्चों को मोटिवेशन देगी क्या? ये देखिए कहा गया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, ये भी गलत है बच्चों में, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है शर्मिंदगी से दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये रहा हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे। कह रहे हैं कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? कह रहे हैं कि अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम पूछ रहा है। ठीक है, पहला है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, तो ये हमेशा गलत होगा दोस्तों, किसी चीज को रट्टा नहीं मारना है। दूसरा है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, तीसरा है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, और तीसरा अनुकरण, नकल और दोहराना। नकल ये भी नहीं चलेगा। अब आपको दोस्तों दूसरे और तीसरे में बताना है कौन सा सही होगा। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसके लिए दोस्तों दूसरा सही होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों हमारे स्क्रीन पे। 22, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 22, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। दंड नहीं चलेगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ये वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये 23 दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन 23, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, और दूसरा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, और तीसरा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, और चौथा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो दोस्तों बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? तो दोस्तों बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 24 पे चलते हैं। ये रहा हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। कह रहे हैं कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की मीन्स टीचिंग की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, उच्च उत्तेजना उच्च भय डर, गलत है दोस्तों। तीसरा है निम्न उत्तेजना उच्च भय, ये भी गलत है दोस्तों। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। दोस्तों आप लोग खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का थर्ड हो जाएगा, 4 वाला भी नहीं होगा। 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा दोस्तों ये कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, दोस्तों ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। गलत, बच्चों की भूमिका जरूर होगी दोस्तों। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 25 का थर्ड वाला हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों जिस भी ऑप्शन में बच्चों को एक्टिव दिखाया जाएगा, सक्रिय दिखाया जाएगा, वो वाला ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 रहा हमारा ये स्क्रीन पे। कह रहे हैं कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए, टीचिंग के लिए कौन सी अवधारणा? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब इन दोनों ऑप्शन में कौन होगा दोस्तों? तो योग्यता सुधार्य ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, आप लोग बताइए। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, दूसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, और तीसरा है बारंबार परीक्षाएं, और चौथा है अन्वेषण और संवाद। तो दोस्तों हो जाएगा अन्वेषण और संवाद मीन्स डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहा ये 28, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहे हैं कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? क्या संज्ञानात्मक और अपरिपक्वता दर्शाता है, या स्वयं नियमन दर्शाता है, या आत्मकेंद्रितता, या मनोवैज्ञानिक विकार? दोस्तों तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा 2 मीन्स स्वयं नियमन दर्शाता है मीन्स सेल्फ रेगुलेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का मीन्स इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, या दोस्तों योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, या विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो दोस्तों ये ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पहला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना ये भी देखिए नेगेटिव ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ये रहा
13 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, केवल आनुवंशिकता पर या केवल पर्यावरण पर या ना आनुवंशिकता पर और ना पर्यावरण पर और आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें भी केवल है, इसमें भी केवल है, दोनों गलत हो गए और ये भी ना मीन्स नेगेटिव ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो 13 का 4 हो जाएगा। तो